खबरों का सारथी। दिल्ली में रात का AQI हुआ 700 पार। दिल्ली NCR के सभी स्कूल ऑनलाइन। DU JNU में भी 4 दिन वर्चुअल मोड पर स्टडी। मणिपुर में हिंसा को लेकर जिलों में अगले 2 दिन इंटरनेट बैन। स्कूल कॉलेज भी बंद। केंद्र सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां भेजेगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग कल। भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही चुनाव। 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल मैदान में। हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। केंद्र के लौटाए 2 बिल वापस लिए। जॉब सिक्योरिटी बिल पर विपक्ष भड़का। सीएम ने संभाला मोर्चा। हरियाणा बीजेपी की हार जीत पर समीक्षा बैठक आज से। 42 सीटों पर हारे कैंडिडेटों के साथ मंथन। इंटरनल रिपोर्ट तैयार होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला। सिर पर चोट लगी। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडा राज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। खबरों में आगे बढ़ते लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 में संतों की जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सर्व संपत्ति से 10 अखाड़ों को जमीन दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सभी ने जमीन चिन्हांकन कर तंबू लगाना शुरू कर दिया है। महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। जनास्था की आकर्षण अखाड़ों की बसावट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुंभ मेला प्रशासन ने भूमि का आवंटन शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रक्रिया से खुश साधु संतों ने सरकार को सराहा है, यानी सरकार की तारीफ की है। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 में संतों की जमीन आवंटन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले दिन सर्व संपत्ति से 10 अखाड़ों को जमीन दी गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही सभी ने जमीन चिन्हांकन कर तंबू भी लगाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से जोरों शोरों पर हैं और संतों ने सरकार को सराहा है। कुंभ मेला प्रशासन ने भूमि का आवंटन भी शुरू कर दिया है, साथ ही संतों ने तंबू लगाना भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच करेगी रिटायर्ड जज की बेटी की मौत की जांच। आपको बता दें, रिटायर्ड जज SP तिवारी ने DGP से जांच की मांग की थी
और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेपीसी आकाश कुलहरी ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की जांच की है। पीजीआई थाने से ट्रांसफर की गई प्रीति की मौत की जांच, ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीसीपी क्राइम के पर्यवेक्षण में मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। और पीजीआई क्षेत्र के अरावली एनक्लेव अपार्टमेंट से गिरकर मौत हुई थी। अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर 6 नवंबर को मौत हुई थी। रिटायर्ड जज ने दामाद रविंद्र द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आत्महत्या को उकसाने के आरोप में जेल भेजा है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच करेगी रिटायर्ड जज की बेटी की जांच। ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। रिटायर्ड जज ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया और अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच रिटायर्ड जज की बेटी की मौत की जांच करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने लिखा मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी को पत्र। आपको बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मतदान के दिन पुलिसकर्मी किसी मतदाता की आईडी की जांच ना करें। पोलिंग अफसर के अलावा कोई और मतदाता का आईडी चेक ना करे। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का उल्लेखट किया गया है। लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं को भयभीत करने का काम किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और उससे पहले ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 में संतों की जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही हैं, तंबू लगा लिए हैं साधु संतों ने, और क्या कुछ जानकारी महाकुंभ 2025 को लेकर आपके पास संदीप जी? देखिए, इस बार का प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का जो हो रहा है, उसको लेकर के अब संतों की जमीन का आवंटन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो 10 अखाड़ों को जमीन की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ साथ उन्हें जमीन चिन्हित कर दिया गया है और वो तंबू लगाने का काम भी अब वहां पे शुरू हो चुका है। यानी कि प्रयागराज में होने वाले इस बार 2025 के कुंभ को लेकर के साधु संतों में जो चहल है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कई अखाड़े हैं, जैसे मौनी अखाड़ा हो गया, नमूनी अखाड़ा हो गया, तो इन अखाड़ों का जो आकर्षण है वो सजावट के लिए लगातार तैयार हो रहा है और वो अपनी अपनी जमीन आवंटन की जो प्रक्रिया है उसमें लगभग भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं।
और जो प्रशासन के माध्यम से भी जो जमीनों का आवंटन है साधु संतों के लिए वो भी करना शुरू कर दिया गया है। 10 अखाड़ों की जमीन जो है वो दे दी गई है, वो अपने अपने जगह चिन्हित कर लिए हैं और ये माना जा रहा है कि वहां पर बहुत जल्दी जो है टेंट लगा करके रहने की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर कुछ मेले की अगर बात करें तो जो भूमि आवंटन में है इसमें कई चीजों का है, जैसे एक तो हो गया आपका साधु संतों के लिए, दूसरा हो गया वीवीआईपी के लिए, तीसरा हो गया पत्रकारों के लिए जो छावनी बनती है। तो इन तरीकों को लेकर टेंटों का जो निर्धारण होना है, जहाँ जहाँ पे जमीन आवंटन होनी है वो होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ में कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। आपको बता दें, बाइक सवार की मौत हो गई है। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महावीर स्कूल के सामने की ये घटना। रायबरेली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महावीर स्कूल के सामने की घटना आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला और बाइक सवार की मौत हो गई है। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित किया। रायबरेली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। सिरसा में बनने वाले सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री स्वयं सिरसा में आकर भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट पर मुख्यमंत्री के आगमन और भूमि पूजन की तैयारियां की जा रही हैं। मौके पर सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, भाजपा जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज सहित अन्य भाजपा नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा वासियों को सौगात देते हुए सिरसा में सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसकी लागत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए आएगी और ये मेडिकल कॉलेज 500 बेड का होगा। की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम साहब का जो संभावित दौरा है 21 तारीख का, उसके लिए तो एसपी साहब, मैं और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी लोग यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे, और उसी की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए। बस जैसे अभी ज़मीन का तो शायद 22 किले का है और एग्जैक्टली लागत तो अभी शायद ध्यान नहीं है। 11-1200 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट में ही लगी थी, तो अराउंड उसमें का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेन, तो अपना 21 तारीख का। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं आएगा तो मैं जरूर। सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, और यहाँ पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे और लोग बहुत खुश हैं। सिरसा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है और मेरी लोगों से अपील भी है भी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत करें और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। हाँ, सभी ये जो एरिया हमारा बहुत बैकवर्ड था इस मेडिकल लाइन में, तो इस एरिया को यहाँ तक कि डब वाली राजस्थान का एरिया कवर होगा, बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। थैंक यू।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पंजाब को 38.5 करोड़ और दिल्ली को 37 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन वो खर्च नहीं किया जाता है। तो भ्रष्टाचार इस सीमा तक है जिसकी मार दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। और ये जो मास्क है, ये आने वाली चेतावनी है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार को यहाँ से नहीं हटाया तो आने वाला दिन वो दूर नहीं कि जब दिल्ली वाला ऐसे मास्क पहनने के लिए मजबूर होगा। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार है वो लगातार सेंट्रल पर ब्लेम कर रही है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। महाकुंभ 2025 के लिए चल रही तैयारियों के बीच प्रयागराज में भूमि आवंटन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर सोमवार से शुरू हो गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी है और निर्धारित स्थानों पर खूंटियां भी लगवाई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 के लिए चल रही तैयारियों के बीच प्रयागराज में भूमि आवंटन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर सोमवार से शुरू हो गई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अखाड़ों को भूमि आवंटित की और निर्धारित स्थानों पर खूंटियां भी लगवाईं। इसी भूमि पे हमारा पूर्ण कुंभ लगेगा। और आप देख रहे हैं सभी अखाड़े 13 के 13 अखाड़े यहाँ आए हैं, जिसमें हमारे सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं और हमारे उदासियों के 3 अखाड़े, सब एक साथ है। और यहाँ पे जिनको जहाँ भूमि अलाट हुई है वहाँ पे खुटियाँ लगा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 10 अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई है, जबकि बाकी 3 अखाड़ों को 19 नवंबर को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। आज सभी अखाड़ों का आवंटन का कार्यक्रम निर्धारित था 18 और 19 तारीख को, जिसके क्रम में 7 शैव अखाड़े और 3 बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत जी लोग आए थे। उन्होंने अपना स्थान देख लिया है, चिन्हित करा दिया गया है उनको, और सभी ने सफलतापूर्वक संतुष्टि जाहिर की है, प्रसन्नता जाहिर की है। शेष 3 अन्य अखाड़े हैं, उनका भी आवंटन कल में आने के लिए उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है कि हम लोग को 19 तारीख को आएंगे, कल उनकी भी भूमि चिन्हित कर दी जाएगी तो सकुशल संपन्न हो जाएगा। परंपरा का पालन करते हुए सभी अखाड़े भूमि पूजन समारोह का आयोजन करेंगे। माना जाता है कि इससे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। अखाड़ों ने महाकुंभ 2025 के लिए भूमि आवंटन पर खुशी जाहिर की है। अखाड़ों की सभी मांगों को मानने के लिए संतों ने मेला प्रशासन की तारीफ की है। भूमि का जो कुंभ मेले में अखाड़ों को जो आवंटन होता है मेला प्राधिकरण की तरफ से, गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि पे आज हम लोग आए हैं और अपने अपने निशान लग रहे हैं कि किस अखाड़े को कितनी कितनी ज़मीन दी जाएगी। तो जो भी छोटी मोटी डिमांड थी वो सब पूरी की है मेला प्रशासन ने, और आज सभी सहमत इस बात पे। कुछ जो बच जाएंगे उनकी कल पैमाइश होनी है। महाकुंभ 12 साल बाद लगने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में महाकुंभ लगता है। 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगेगा। और अब बात कर रहे हैं हरियाणा की। रोहतक में लगातार बढ़ रहे जानलेवा प्रदूषण लेवल के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 अंक के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसके कारण रोहतक प्रदूषण में विश्व भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में सरकार द्वारा 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन जहां सरकारी स्कूलों में आदेश लागू हुए तो वहीं निजी स्कूलों ने प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोहतक के गांधी कैंप में चुपके से चल रहे छोटे बच्चों की क्लास में मीडिया टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया और निजी स्कूल संचालक ने कैमरा छीनने की कोशिश की। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा। तीन साल की गुड़िया है मेरी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी प्ले स्कूल में ही जा रही है सर। ये आज छुट्टी की हुई है, इसके बावजूद भी स्कूल में भेज रही हैं? सर हमें मैसेज आया था कि स्कूल के रिक्वायरमेंट, जैसे हमें यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह ठीक लगता है, बाहर का इश्यूज़ काफ़ी कल से एकदम से बदला है, तो लेकिन अभी हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस आगे से आई नहीं है। अगर हमारे प्रिंसिपल का गाइडलाइंस यहाँ से आ जाएगा तो हम बच्चे को नहीं भी भेजेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ का रिक्वायरमेंट ठीक लगता है।
अगर कल कोई इशू आ जाता है कि स्कूल के हॉलीडेज है तो हम अपने बच्चे को नहीं भी भेजेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। पोल्यूशन को देखते हुए क्या निर्देश दिए गए हमें सरकार की तरफ से, क्या निर्देश आए? पोल्यूशन को देखते हुए 1 से 5 तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए हैं सभी स्कूल्स में। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों को घर रहने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्लासेस उनकी ऑनलाइन चलती रहेंगी, फिजिकल क्लासेस बंद की गई। आज छोटे बच्चे से पोल्यूशन अधिक बढ़ गया है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बच्चों की कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उनकी, तो इसीलिए बच्चे आज नहीं आए, स्कूल नहीं आए। वही बच्चों के आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, घर से ही लेनी है। हाँ जी, टीचर्स को स्कूल में आना है और बच्चों को घर पे रहना है, उन्हें हमें यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस देनी है। ये रोहतक का मेडिकल कॉलेज का स्कूल है और इसमें आज बच्चे नहीं आए। उपायुक्त महोदय का आदेश आया था कि छुट्टियां कोहरे और धुंध प्रदूषण के कारण छुट्टियां करनी है, तो हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं और बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे जी। जब तक अगले आदेश होंगे उपायुक्त महोदय के, हम उसकी पालना करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली जैसे जैसे बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी राज्य स्कूलों में 12वीं तक की फिजिकल कक्षाओं के संबंध में जल्द फैसला ले। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों की सभी कक्षाएं सोमवार से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली जैसे जैसे बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी राज्य स्कूलों में 12वीं तक की फिजिकल कक्षाओं के संबंध में जल्द फैसला लें। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूलों की सभी कक्षाएं सोमवार से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। बढ़ते वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों ने एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे जैसे कार्यक्रमों को फिर से रीशेड्यूल किया है, जो आमतौर पर नवंबर में आयोजित होते हैं। This is happening for last 6-7 years. If you see that in November we are getting a pollution break, we would say. So now I have changed my school calendar. Earlier we used to have our annual day in November, sports days and lot of activities because weather used to be fine. So as per school calendar now we have rescheduled annual day, either it has to be in October or in February. And sports day, same thing. Up to primary school we had sports day in November, we have postponed it to February. वहीं प्रदूषण के हालात पर निराशा जाहिर करते हुए स्टूडेंटों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की थी जो अब बर्बाद हो जाएगी। I feel dejected because as a part of the council body, we also have a hand in arranging a lot of these events. A lot of work goes into it, and when they are cancelled, it's disheartening. Also, looking at the current situation, I don't feel like Graph 4 has been implemented because I see no changes. The pollution level is horrible. Last night we got the alert that it's an incredibly severe category. And I don't think, as much effort the government is saying it's putting, I don't think it's putting that much effort. When I was in 11th, all our classes had been shut down, and what happened was that a lot of events that I had been a part of were cancelled at that time, and that was when I actually realized how bad it feels to have something that you were a part of just be taken away because of a problem that has been occurring every year, and it's not being solved. We are learning how to live with a problem that occurs every year. What we need is to tackle that issue itself. Often, pollution break ke time, we do online classes. And a lot of the times, a lot of children do not have access to technology that they can attend online classes. And it creates a huge learning gap. स्टूडेंटों का कहना है कि स्कूलों के अचानक बंद होने और वर्चुअल क्लासेस से सिलेबस समय पर पूरा होने में दिक्कत होती है। As we all know, 10th में there is a lot of syllabus. The boards are there, the pre-boards are there. So in order for us to be able to cope up with that, there is, a lot of rush in syllabus. So in order to keep up with that, our teachers thought it would be better if
So our teachers thought it would be better if we didn't go for the trip as another partial reason, but we all knew it was mainly for the pollution. So it was just another reason to add on to it. So दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि बार बार होने वाले प्रदूषण संकट का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। कि ये जो सिचुएशन है हम कई सालों से देख रहे हैं, इस टाइम पे पॉल्यूशन आता ही आता है, तो क्यों नहीं दिल्ली गवर्नमेंट अपने कैलेंडर पे काम कर रही है जिसमें वो पॉल्यूशन हॉलीडेज नाम का एक अपना टाइम निकाल के रखे। दूसरा हम ये कहेंगे क्योंकि पॉल्यूशन में पिछले 10 महीनों से आप दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, और ये कोई पेंडेमिक नहीं है कि कोविड जैसे आया अचानक से आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को गंभीर प्लस श्रेणी में रिकॉर्ड की गई और एक्यूआई 484 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर राज्यों से ग्रेप 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने को कहा। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कृषि शिक्षा को सरकार ने दी सौगात, 260 करोड़ की मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरकार ने कृषि शिक्षा विभाग को सौगात दी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मिली बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय को 260 करोड़ 8 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुंदेलखंड पैकेज के लिए ये मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरकार ने विश्वविद्यालय को बड़ी सौगात दी है। उत्पादन प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना को लाखों की मंजूरी। एनबीबीसी लिमिटेड कार्यदायी संस्था को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय को सरकार ने दी सौगात, करीब 260 करोड़ की मंजूरी दी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को ये सौगात मिली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय को 260 करोड़ 8 लाख 14 हजार की मंजूरी मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुंदेलखंड पैकेज के लिए ये मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बाद परियोजनाओं को मंजूरी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए लाखों रुपए की मंजूरी। उत्पादन प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना को लाखों की मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एनबीबीसी लिमिटेड कार्यदायी संस्था को ये मंजूरी मिली है। कृषि शिक्षा को सरकार ने सौगात दी है, करीब 260 करोड़ की मंजूरी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को ये सौगात मिली है। 260 करोड़ 8 लाख 14 हजार रुपए की ये मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय को बड़ी सौगात मिली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी, जहां यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं 2025 बोर्ड की तारीख अनाउंस कर दी गई है। आपको बता दें 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होगी। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं एक साथ कराई जाएंगी। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं 2025 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा एक साथ कराई जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इन तारीखों का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं 2025 की तारीखों का, परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होंगी। आपको बता दें 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने ये जानकारी दी है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं 2025 बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और जानकारी मिल रही है कि 24 फरवरी से 12 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जिसमें 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों की परीक्षाओं को एक साथ कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को ये परीक्षाएं खत्म होंगी। और साथ ही 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक साथ कराई जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में अब बेड पर मिलेंगी दवाएं। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तीमारदारों को अब दवा के लिए भटकना नहीं होगा। इससे पहले पीजीआई व लोहिया अस्पताल में ये सुविधा थी, और अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तीमारदारों को अब दवा के लिए भटकना नहीं होगा और बेड पर ही अब दवाइयां मिलेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी बेड पर दवाएं मिलेंगी। तीमारदारों को अब दवाओं के लिए भटकना नहीं होगा। आपको बता दें, इससे पहले पीजीआई व लोहिया अस्पताल में ये सुविधा थी, और अब मेडिकल कॉलेजों में भी ये सुविधा मिलेगी। तीमारदारों को अब दवाओं के लिए भटकना नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में अब बेड पर मिलेंगी दवाएं।
देश की बात में अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी, जहां स्वास्थ्य व अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। फायर एनओसी के बिना संचालित हैं करीब 28 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उजागर हुई सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा और सीएमओ की बड़ी लापरवाही। डीएम के आदेश पर जांच में सामने आई जिम्मेदारों की मनमानी। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां जांच के दौरान हॉस्पिटल नहीं दिखा सके अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्निशमन व जीवन रक्षा के पूरे नहीं मिले मानक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आखिर सवाल ये है कि आखिर बिना फायर एनओसी के कौन संचालन कर रहा था। सीएमओ कार्यालय में अस्पताल और नर्सिंग होम कैसे पंजीकृत हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, जिस तरीके से बरेली से खबर मिल रही है, अभी कुछ दिनों पहले जो हादसा हुआ उसके बाद से अब ये लापरवाही बरेली में निकलकर सामने आ रही है कि अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही है। और सवाल ये है कि जो भी जांच में बड़े खुलासे हुए हैं, आखिर बिना फायर एनओसी के संस्थान कैसे चल रहा था। कई बड़े सवाल हैं, क्या जानकारी है आपके पास शानू? शानू, आपको हमारी आवाज मिल रही है? देखिए, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए तन्वी, जिस तरीके से झांसी में हादसा हुआ और कल की बात यह है तो देर रात 12वें बच्चे की मौत हो गई झुलसने के बाद, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले भरे वहां पर 77 स्कूल थे, लेकिन बरेली में बड़े खुलासे हुए हैं। बरेली में स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम की बात करें या फिर अग्निशमन विभाग के रहमो करम की बात करें, तो अब करीब जो जांच पड़ताल हुई, डीएम रविंद्र कुमार ने सख्त आदेश दिए कि किसी प्रकार की जो है लापरवाही न बरती है, निरीक्षण करके एनओसी कर निकाली जाए और ऑडिट किया जाए। तो उसमें निकल करके आया कि करीब 28 निजी अस्पताल ऐसे संस्थान है जिसमें नर्सिंग होम और हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जो कि बिना एनओसी के, यानी कि जिन पर फायर एनओसी नहीं है, फायर के उपकरण नहीं है और जितनी व्यवस्थाएं फायर से संबंधित वो नहीं है, उसके बावजूद भी संचालित थे। और बरेली के सीएमओ की बात की जाए, यानी कि जो सीएमओ कार्यालय से पंजीकृत उनका रजिस्ट्रेशन होता है, आखिर वो कैसे हो गया, ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बीते 24 घंटों में करीब 28 ऐसे नर्सिंग होम और अस्पताल निकल करके आए जिनमें बिना एनओसी काम चल रहा था। करीब एक हफ्ता तक ये लगातार जो है अभियान चलेगा, उसमें और भी चीजें सामने निकल करके आएंगी। लेकिन बरेली का स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या कर रहा था, बरेली का अग्निशमन विभाग क्या कर रहा था, इसमें तमाम तरीके की लापरवाहियां निकल करके आई है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें तभी बड़े हादसे होने को दावत दी जा रही है कि किसी प्रकार से जल्द से जल्द बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद चेकिंग अभियान दोबारा किया जाए। लेकिन अब के न्यूज इस सवाल को लगातार उठा रहा है कि आखिर किस तरीके से जो है जो बिना एनओसी के और बिना फायर उपकरणों के और बिना फायर अलार्म के ये अस्पताल चल रहे थे, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सीएफओ की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है उनके ऊपर शानू? देखिए तभी निश्चित तौर पे सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा जो कि बरेली चीफ अधिकारी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि जितने भी जो 28 निजी संस्थान ऐसे निकल करके आए हैं, इन पर जो है कार्रवाई के तहत इनको नोटिस दे दिया गया है और इन पर जुर्माना भी ठोका जाएगा। और साफ तौर पर से जो बरेली का सीएमओ ऑफिस है, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, उनके लिए संतुष्टि की रिपोर्ट दे दी जा रही है। वो इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है सस्पेंड यानी कि उसको निरस्त किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तन्वी, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें सामने नहीं आ पाई है, सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल चल रही है। देखना होगा कि सीएमओ बिना एनओसी वाले अस्पतालों को सीज करते हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए हैं या नहीं। और शानू, कब से ये संस्थान बिना एनओसी के चल रहे थे, इसको लेकर कोई जानकारी मिली हो अभी तक की जांच में? देखिए तन्वी, बिल्कुल लंबा अंतराल हो गया। करीब 20 साल की बात की जाए तो निजी अस्पतालों का और निजी नर्सिंग होम का एक भरमार की शुरुआत हुई और लगातार ये
इस तरीके से जो स्वास्थ्य माफिया हैं वो पनपने लगी। और लगातार बात की जाए तो चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ ऑफिस का जो कार्यालय है वहां से सारी चीजें व्यवस्थापित होती है, वहीं से सारी व्यवस्था लागू होती है और वहीं से इनको अनुमति दे दी जाती है चलाने की। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच पड़ताल की जाती है। सीएमओ का साफ तौर पर से कहना है कि नोडल अधिकारी जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से इन पर अग्निशमन विभाग और बरेली के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी और बरेली के सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह क्या कार्रवाई करते हैं बिना एनओसी वाले अस्पतालों पर। फिलहाल जो फायर विभाग है यानी कि अग्निशमन विभाग है उसने जो है रिपोर्ट जो है सीएमओ ऑफिस भेज दी गई है कि जितने बिना एनओसी के पाए गए हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त और किया शानू, बरेली में जिस तरीके से करीब 28 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम ऐसे पाए गए हैं, तो क्या अभी भी जांच चल रही है? अभी ये संख्या और बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे के न्यूज पर इस चीज की पुष्टि की जा रही है और इसमें साफ तौर पर से अपने दर्शकों को बता दें कि अभी पिछले 24 घंटे की यानी कि 7 दिन का मुख्य तौर पर ये जो है अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ऐसे ही अस्पताल, नर्सिंग होम हो या प्रतिष्ठान हो या फिर कॉलेजेस हो, तमाम ऐसी चीजें सामने निकल करके आएंगी और अभी 24 घंटे में 28 ऐसों की संतुष्टि हुई है और अपने अगले 5 दिनों में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कार्रवाई इन पर होगी। शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार रोकने पर जोर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं और कहा कि बिना टंकड़ परीक्षा ना हो समीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टाइपिंग परीक्षा बिना वेतन वृद्धि व पदोन्नति ना हो। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, टाइपिंग परीक्षा बिना वेतन वृद्धि व पदोन्नति ना देने पर जोर दिया है। टंकड़ परीक्षा में तय गति मानक का पालन कराया जाए, ये भी कहा है। और साथ ही सभी विभागों के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। प्रमुख सचिव ने सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार रोकने पर जोर दिया और कहा कि बिना टंकड़ परीक्षा ना हो समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति। आपको बता दें, टाइपिंग परीक्षा बिना वेतन वृद्धि और पदोन्नति ना देने पर जोर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये लखनऊ से अहम जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक्स जी जुड़े हुए हैं। केबक्स जी, जिस तरीके से ये जो कहा गया है कि बिना टाइपिंग परीक्षा के ना वेतन में वृद्धि की जाए और ना ही पदोन्नति की जाए, इसको लेकर और क्या जानकारी, इस पत्र में और क्या कुछ भेजा गया? ये सचिवालय प्रशासन में ये जो प्रथा चली आ रही थी कि जब इनकी नियुक्ति होती थी समीक्षा अधिकारियों की, तो ये इनको योगदान दिला दिया जाता था। उस कुछ ही वर्षों बाद इनकी परीक्षा होती थी, टंकड़ परीक्षा होती थी। पहले दशकों पहले होती रही, बीच में 1 दशक से अधिक का समय हो गया, बंद हो गया था। सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव जो कि रविंद्र नायक है, इनको शिकायत की गई, किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि साहब इस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि आप कोई भी टंकड़ जो समीक्षा अधिकारी पद पे तैनात होते हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी, टंकड़ परीक्षा जिसकी 25 की स्पीड प्रति मिनट होनी चाहिए। अब पहले टाइप राइटर चलते थे, अब कंप्यूटर हो गया, लेकिन वो स्पीड में वही व्यवस्था रखी गई, 25 शब्द जो है प्रति मिनट टाइप होने की क्षमता चाहिए, तभी उनकी वेतन वृद्धि की जाएगी और भविष्य में प्रमोशन किया जाएगा। ये दशकों से चल रही है, लोगों से मिल करके, अधिकारियों से मिल करके अपना पैसा वैसा दे करके अपना परीक्षा करा लेते थे। टंकड़ की उनका कोई ज्ञान नहीं होता था और इस वजह से सचिवालय के काम में लोग इसके लिए अलग से टाइपिस्ट रखना पड़ता था, इसमें आर्थिक पैसा देना होता था। तो इस पे भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगा दी गई और सभी विभागों को प्रमुख सचिवों को कह दिया गया है कि अपने विभागीय जो टंकड़
किसी भी समीक्षा अधिकारी का परमिशन, हालांकि परमिशन सचिवालय प्रशासन करता है, लेकिन बिना परीक्षा के कोई भी समीक्षा अधिकारी प्रमोट नहीं होगा, न कोई उसकी वेतन वृद्धि की जाएगी। यह ऐतिहासिक फैसला सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के रवींद्र नायक ने दिया है, जो सराहनीय है। और जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी दशकों पहले भी ऐसे ही होता था, तो ये प्रक्रिया आखिर बीच में बंद क्यों हो गई? के बक्स बंद हो गई, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा, लोग अपना प्रमोशन पाने के लिए अधिकारियों को उपलब्ध करते थे, पैसा देते थे और छूट प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का कोई भी समीक्षा अधिकारी हो, हालांकि सचिवालय प्रशासन उसका परमिशन देता है, लेकिन परीक्षाएं करानी अनिवार्य कर दी गई। ठीक है केबक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब पत्र भेजकर मांग की गई है टंकण परीक्षा में तय गति मानक का पालन कराया जाए और साथ ही बिना टाइपिंग के वृद्धि वेतन और पदोन्नति ना की जाए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।